हाँ जी, हम सोशलाइजेशन में सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हम देखे कि वो क्यों ज़रूरी हैं। अब हम आगे देखते हैं वो प्राइमरी और क्या सेकेंडरी फंक्शन हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के। मसलन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशन हमें प्राइमरीली वो प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं फंक्शन में सेकेंडरी फंक्शन कौन-कौन से हैं, जो उस सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ सोशल प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो है वो बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल होती हैं। मसलन जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जब वो सोशल इंस्टीट्यूशन वो फुलफिल करते हैं। मैंने बात की थी, मैंने कहा था जी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो एजुकेशन की नीड को पूरा करता है। फैमिली वो आपकी तरबियत की नीड को पूरा करती है, आपको सेफ्टी वगैरह देती है। जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं वो आपकी रिलीजन की नीड को पूरा करते हैं। मसलन ये जो बेसिक नीड्स हैं वो जो पूरी करते हैं वो हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के। अब वो बेसिक नीड्स किस किस तरह पूरी होती हैं, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या आगे वेज हैं वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, वो सेकेंडरी फंक्शंस होता है। यानी सेकेंडरी फंक्शन को अगर मैं ये कहूं कि वो बियॉन्ड द बेसिक नीड्स हैं, या उसी बेसिक नीड्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, फर्दर प्रिपरेशन है कि कैसे बेसिक नीड्स जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक। अब वो जो बेसिक नीड्स हैं वो आगे एक, अब क्या कहते हैं कि जी उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से डिटेल में हमने बताना है, और कैसे हमने बताना है किसी सोसाइटी में वो आ सकती हैं। ठीक। तो सेकेंडरी फंक्शन आर टू लुक बियॉन्ड द बेसिक नीड्स, कि वो बेसिक नीड से बियॉन्ड, बेसिक नीड से अबव वो देखते हैं। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, अब फैमिली का क्या फंक्शन हो सकता है। ठीक है जी। प्राइमरी फंक्शंस क्या होगा फैमिली का। किसी भी फैमिली का प्राइमरी फंक्शन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सोसाइटी है, कि जिस सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है जो फैमिली है। आप बगैर फैमिली के आप कोई किसी भी तरह का कोई भी सोसाइटी को बनाने की या किसी भी सोसाइटी को क्रिएट करने का सोच भी नहीं सकते। ठीक। तो इसीलिए अगर पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो किसी भी सोसाइटी का अगर हम कहेंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए कहलाएगा जी फैमिली। फैमिली उस सोसाइटी में सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव होती है, सबसे पहला एक एलिमेंट होता है जो किसी भी सोसाइटी के फर्द को मिलता है। हम उसे कहते हैं जी कि जी ये बेसिक बेसिक से बेसिक एक चीज है। अगर फैमिली नहीं होगी तो या फैमिली का सेटअप नहीं होगा, और वो बगैर फैमिली के कोई अनाथ होगा या किसी ऐसी जगह पे वो उसने परवरिश पाई होगी, या किसी जंगल में या किसी जगह पर उसकी कोई फैमिली कोई उसका खानदान नहीं होगा, तो उसकी हैबिट्स या उसकी जो क्या कहते हैं उस शख्स की जो जो लाइफ है वो जरा डिफरेंट होगी। ठीक। तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सोसाइटी। द फैमिली फुलफिल टू बेसिक फंक्शंस। दीज आर रिप्रोडक्शन एंड सोशलाइजेशन। रिप्रोडक्शन मीन कि वो दोबारा से दोबारा आप उसे प्रोड्यूस करते हैं। फैमिली से आगे फैमिली प्रोड्यूस होती है, फैमिली से आगे फैमिली प्रोड्यूस होती है। मसलन ये खुद ब खुद रिप्रोडक्शन वाला काम है कि जी आपके के वालदैन की एक फैमिली थी, अब आपकी एक फैमिली है, फिर उसके आगे आपके जो क्या कहते हैं जनरेशन चल रही है उसकी एक फैमिली है, और ये रिप्रोडक्शन होती है। और यही रिप्रोडक्शन जो है वो सोशलाइजेशन के अमल को जिंदा रखती है, और इसी रिप्रोडक्शन के अमल से आप सोशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। अब सोसाइटी रिप्रोड्यूस और रिक्रिएट्स इटसेल्फ, सोसाइटी अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, रिक्रिएट करती है थ्रू फैमिली। ठीक। अब आगे क्या है जी, आगे न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो। न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहते हैं जी, कि न्यूक्लियर फैमिली वो कपल होगा जो बड़ा इंडिपेंडेंट होगा, जो अपने सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहता होगा। मसलन जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस तरह हमारे यहाँ है कि जी वो बाप दादा परदादा वो नहीं रहते होंगे उसके साथ, तो जॉइंट फैमिली में मसलन वो सारे सारे फैमिली मेंबर जो है वो इकट्ठे रहेंगे। अब सेकेंडरी फंक्शंस क्या है ये याद रखिएगा। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैमिली या ओवरऑल डिफरेंट सेकेंडरी फंक्शन हिडन होते हैं। तो फैमिली का सेकेंडरी फंक्शन भी वो हिडन फंक्शन है कि क्या फंक्शन है। पेरेंट्स प्ले द रोल ऑफ नर्चरिंग, केयरिंग,
for teaching and training children. Children are expected to play the role of good and teachable trainees. ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि बेसिक नीड्स का है प्राइमरी। अब उस नीड्स को किस तरह से हमने सोसाइटी में इनपुट करना है, या सोसाइटी के अंदर हमने उन उन नीड्स को किस तरह से इंटरवीन करना है, दाखिल करना है, वो सेकेंडरी फंक्शन होगा। अब सेकेंडरी फंक्शन में फैमिली क्या करती है, वो अपना रोल प्ले करती है, केयरिंग से, टीचिंग से, नर्चरिंग से चिल्ड्रन को उसका रोल बताती है, उसको समझाती है, वो एक टीचेबल ट्रेनीज के तौर पर वो चिल्ड्रन जो है वो सोसाइटी में, ताकि वो सोसाइटी का पार्ट बन सके, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद जी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी फंक्शन ये है कि जी वो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है, किस तरह से पैटर्न, वो जो इस्टेब्लिश पैटर्न है बेसिक नीड्स का, वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। मसलन मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, किस तरह से लोगों की इकोनॉमिक नीड्स जो हैं, उनकी जो खाने पीने की नीड्स हैं, उनकी जो पहनने की नीड्स हैं, उनकी जो लाइफ की जो नीड्स हैं, वो किस तरह से पूरी होंगी, कैसे एक इंसान सोशली इकोनॉमिकली जो है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में जो बड़ी बड़ी नेशंस हैं, वो सिर्फ अपने क्या कहते हैं कि जी टेक्नोलॉजिकली या किसी खास एरिया में स्ट्रांग नहीं है। मसलन हम अमेरिका की बात करते हैं, तो क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस है? नहीं, उसने अपने लोगों की बेसिक नीड्स को भी पूरा किया। उसकी इकोनॉमी भी दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी है। या चाइना जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वो किस वजह से है? क्योंकि उसने अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश किया। जापान दुनिया की 4th इकोनॉमी है, तो वो किस वजह से है? ब्राजील जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो किस वजह से है? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस किस वजह से हैं? यहाँ के लोगों, तो ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उसका बेसिक पर्पज लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना होता है। अब उसका सेकेंडरी फंक्शंस क्या होगा? सी द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इज डन, अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, रिसोर्सेज आर एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। मसलन अब इकोनॉमिक्स का सेकेंडरी फंक्शन ये होगा कि क्या प्रोडक्शन हो रही है, मसलन रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो रिसोर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं कमाने की, जॉब करने की, कुछ अपने रिसोर्स को क्रिएट करने की, और रिसोर्सेज इंसाफ से मसलन बड़े अच्छे तरीके से एक्सचेंज भी हो रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम भी हो रहे हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम सही हो रहे हैं, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है, सोसाइटी में अमीर लोग सिर्फ अमीर नहीं हो रहे, तो इट्स मीन इकोनॉमिक का जो सेकेंडरी फंक्शन है वो सही चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अनार्की फैलने का खदशा है, फिर डिसऑर्डर होगा सोसाइटी के अंदर, फिर कुछ ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी में वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आप दुनिया में कहीं भी देखें, जहां भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक काम नहीं करते या फेल हो जाते हैं, तो वहां फिर क्या होता है, वो अनरेस्ट फैलना शुरू हो जाता है, वहां ब्राइबरी शुरू हो जाती है, वहां लोग एक दूसरे के अमवाल पर कब्जा करना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सही काम नहीं करते। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जी जनाब? उनका प्राइमरी फंक्शन ये है, these social institutions are responsible for protecting the society for internal disorder, crime, chaos, as well as from external threats as invasion. अब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसका मकसद सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, वो जो सोसाइटी का इंटरनल डिसऑर्डर है उसको भी कंट्रोल करना है, कि इंटरनली सोसाइटी डिसऑर्डर का ख्याल ना हो, वो क्राइम जो हो रहे हैं सोसाइटी में वो ना हो, एक क्यास ना फैले, अनार्की ना फैले सोसाइटी के अंदर। जो एक्सटर्नल, जो बाहर के थ्रेट्स हैं किसी नेशन को, किसी कंट्री को, वो जो उन थ्रेट्स का मुकाबला भी करना है। इसका मतलब ये है कि जो जो बाहर से इन्वेजन्स होती हैं, जो थ्रेट्स होते हैं, उनका मुकाबला करना, उनका मुकाबला करने का मतलब कि हर कंट्री अपनी जो जो सरहदें हैं वो उनकी हिफाजत करता है, वो ये देखता है कि दुश्मन जो है वो उन सरहदों से इधर क्रॉस नहीं कर सकता, ना करे, वो अपनी उस कंट्री को, उसकी टेरिटरी को वो किसी भी तरीके से वो उसको हिफाजत, वो उसी वक्त हिफाजत करता है जब उसकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती, हमारा जितना भी स्टैब्लिशमेंट है ये सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, हमारी आर्मी भी कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आती है। ठीक, तो ये सारे लोग अगर मिलकर सही काम करेंगे तो डिसऑर्डर नहीं रहेगा, क्राइम नहीं रहेंगे, क्यास नहीं रहेगा सोसाइटी के अंदर।
सेकेंडरी फंक्शन है जी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर टू माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स। अब इसी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है जी, कि जी ये इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह पीस क्रिएट करना है माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, वो किस तरह इन्फोर्स करना है सोशल कंट्रोल को, कैसे मेंटेन करना है, कैसे लोगों की वेलफेयर को हमने क्रिएट करना, लोगों की वेलफेयर को किस तरह से लेके आना है सोसाइटी में, कि सोसाइटी एक वेलफेयर स्टेट बन जाए, या वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, किस तरह लोगों की खुशहाली के लिए काम करना है, कैसे सोसाइटी को सही करना है, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। जितना अच्छा प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म होंगे उतने ही अच्छे सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे। कोई सोसाइटी अगर प्राइमरी फंक्शंस की सतह पर ही फेल हो गई, मसलन अगर फैमिली प्राइमरी सतह पर ही फेल हो गई है, तो वो सेकेंडरी सतह पर भी फेल हो जाती है। अगर वो प्राइमरी सतह पर अगर इकोनॉमिक फेल हो गई है, तो सेकेंडरी सतह पर भी वो ठीक नहीं रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का साथ भी यही है, और रिलीजन का पास भी यही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जी, ये इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली के बाद मैं समझता हूं अगर कोई इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको सही तरीके से, सही जरिए से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ठीक होंगे, क्योंकि वहां से पॉलिटिकल लीडरशिप निकलेगी, इकोनॉमिक लीडरशिप भी वहां से निकलेगी, वो दोनों ठीक होंगे। ठीक, तो मेरा पर्सनल जो आइडिया है ये क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फैमिली इंस्टीट्यूशन के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है, दिस सोशल इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ सेंटर ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन चीजों को भी ख्याल करते हैं कि जी जो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए वो उस दौर के इल्म के मुताबिक से हो, और उस दौर के इल्म से मुताबिकत रखता हो। ठीक, नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से नॉलेज किस तरह ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज होगी, किस तरह नॉलेज सही ट्रांसफर होगा, और क्या कैसा नॉलेज है जो उस वक्त सोसाइटी को जरूरत है, और ये ऐसा नॉलेज भी सोसाइटी को प्रोवाइड करता है जिससे उस सोसाइटी को सोसाइटी बनने में हेल्प होती है, लोगों को जुड़ने में हेल्प होती है, लोग इकट्ठे रहने में हेल्प होती है। सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्ले a role of preparing member of society for the statuses and roles that are एसोसिएटेड विद वुमेन। अब ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है कि जी वो ये रोल प्ले करती है कि लोगों को और सोसाइटी के मेंबर्स को वो इस तरह तैयार करती है कि वो ये इन चीजों में तैयार होते हैं, जनाब उनके क्या स्टेटस हैं या क्या रोल होगा किसी का, वो रोल कैसे उसके साथ एसोसिएट्स किया जाता है। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई आदमी जो है वो उसको बड़ा रोल मिला है, तो वो क्यों है, वो क्योंकि उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, या वो जो उसको जो नॉलेज है, जो उसको जो इल्म है, वो शायद उस वजह से भी उसको वो रोल मिला हो। ठीक, तो बीइंग गुड सिटीजन एंड वर्कर्स होल्डिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस, जो प्राइमरी फंक्शन है एजुकेशन का, वो अच्छा सिटीजन भी बनाती है, वो लोगों को वर्कर्स, मसलन सोसाइटी को वर्कर्स भी प्रोवाइड करती है, डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट वर्कर्स प्रोवाइड करती है। ठीक, वो वेरियस ऑक्यूपेशंस के लोगों को ट्रेन करती है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी काम है कि जी आपने देखा होगा इंजीनियर्स निकलना, डॉक्टर्स होना, भर्ती होना, क्या कहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से निकलना। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशल साइंसेज भी, साइंटिस्ट भी पैदा करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी पैदा करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी पैदा करते हैं। तो ये सारा का सारा काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता है। उसके बाद लास्ट में जी है जी हमारे पास रिलीजन इंस्टीट्यूशंस। अब रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है, कौन मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, यानी हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो हम कहते हैं जी रिलीजन ही असल में एक ऐसी चीज है कि जिसने सोसाइटी के अंदर एक का कायम किया हुआ है। अब जो रिलीजन ही यही कह रहा है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अगर तुमने एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहा, तफरका नहीं डाला, तो फिर तुम सोसाइटी बनाने के काम आओगे, फिर तुम्हारी सोसाइटी बनेगी। वो इकबाल ने कहा था ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम। तो वो कहता जी अगर मुसलमान एक हो गए, यानी एक सोसाइटी
ڈیولپ ہوتی ہے. تو اسلام ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو پوری امت مسلمان کو ایک سوسائٹی کی بات کرتا ہے, مثلا ایک سوسائٹی میں لانے کی بات کرتا ہے. تو یہ تو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو بتا رہا تھا. اب ریلیجن کا پرائمری فنکشن کیا ہے جی؟ دا سوشل انسٹیٹیوشن از ریسپانسبل فار میٹنگ پرووائڈنگ اسپرچل نیڈس آف دا ممبر آف دا سوسائٹی. اب لوگوں کی کچھ اسپرچل نیڈس بھی ہوتی ہیں, لوگوں کو کچھ روحانیت بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ اگر ریلیجن نہ ہو تو لوگ ہو سکتا ہے گریڈی ہو جائے, وہ کمانے کی اور ریسورسز اکٹھا کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع ہو جائیں, گلا کاٹنا شروع ہو جائیں. تو ریلیجن ان کو آ کے بتاتا ہے نہیں جناب اس طرح نہیں, دنیا میں کمانا, روزی کمانا, دولت کمانا برا نہیں ہے, لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں, اس کے کچھ پرپزز ہیں. آپ نے جو کمایا ہے وہ سوسائٹی کو بھی واپس کرنا ہے. اس میں انسان کی ایک روحانی خوشی انسان کو ملتی ہے. وہ جو اسپرچل نیڈز ہے, اسپرچل ہیپینس ہے انسان کے لیے, وہی ریلیجن کا بیسیکلی کام ہے. ریلیجن ایز اے انسٹیٹیوشن انسان کو وہ اسپرچل جو ہیپینس ہے, اسپرچل جو نیڈز ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اب وہ بتاتا ہے ریلیجن کے انسان کی لائف کیا ہے, اصل میں انسان کیوں دنیا میں آیا ہے, اس کی ڈیسٹنی کیا ہے, اس کی کیا منظر ہے, وہ اس یونیورس میں کیوں آیا ہے, ٹھیک, وہ کس لیے ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. ہم قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ پڑھتے ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جی آپ دیکھو تو صحیح تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں پرائمری فنکشن. سیکنڈری فنکشنز کیا ہے ریلیجن کے, کہ جی وہ جو لوگوں میں پرپز لیسنس ہوتی ہے نا, مثلا آپ کسی بے دین انسان کے پاس بیٹھے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہیں لگے کہ اس کا کوئی پرپز نہیں, اس کو زندگی کو وہ دیکھتا ہی نہیں اس حساب سے. اگر کسی کو آخرت کا پتہ ہی نہیں, مرنے کے بعد کوئی کہے کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کیا مثلا اس کی جو پرپز آف لائف ہے وہ کیا ہوگا. تو جو ریلیجن ہے وہ پرپز لیسنس کو ختم کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور میننگ لیسنس کو ختم کرتا ہے لائف کے اندر, سینس آف الائنیشن پیدا کرتا ہے, فرسٹریشن کو ختم کرتے ہیں. مثلا جو لوگ ریلیجیس ہوتے ہیں نا وہ فرسٹریٹڈ نہیں رہ سکتے, وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن میں رہیں گے لیکن پھر کہیں گے اچھا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, اور جو ہونا ہے وہ خدا کی طرف سے ہونا ہے. اب واصف علی واصف نے کہا تھا نا کہ فرسٹریشن یا غم وہی ہے کہ تمہاری مرضی اور تمہارے رب کی مرضی کے درمیان جو فرق ہے نا وہ غم ہے یا فرسٹریشن ہے یا ٹینشن ہے. اگر انسان جو ہے وہ اپنے ہی رب کی مرضی پہ راضی ہو جائے گا تو اس کی فرسٹریشن, اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. These institutions also help members of the society conform to social values and norms and play their expected social role. اور جو یہ انسٹیٹیوشن ہیں